नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 31 मई 2020। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने राजनयिक स्तर पर कार्यतंत्र वर्किंग मैकेनिज्म को सक्रिय किया है? ए भारत और पाकिस्तान, बी यूएस और चीन, सी चीन और सऊदी अरब, डी भारत और चीन। उत्तर है भारत और चीन। आइए इस प्रश्न से संबंधित आर्टिकल पर नजर डालते हैं। भारत और चीन की सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच राजनयिक स्तर पर सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र को सक्रिय कर दिया गया है ताकि रिश्ते सामान्य करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जा सके। इस कूटनीतिक तंत्र की स्थापना आज से 8 वर्ष पूर्व वर्ष 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। बीजिंग के तत्कालीन राजदूत एस जयशंकर ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। मौजूदा दौर में एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री हैं। यह प्रयास मिलिट्री लेवल पर होने वाली बातचीत से हटकर है और ज़मीनी स्तर पर तनाव घटाने के लिए भारत चीन सीमा के मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र जनवरी 2012 में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और उनके समकक्ष दाई बिंजुओं के बीच सीमा वार्ता के बाद स्थापित किया गया था। तब एक विशेष प्रतिनिधि को सीमा वार्ता के लिए मदद करने पर सहमति बनी थी, जो वर्तमान में एनएससी अजीत डोभाल के पास है। फिलहाल विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भारतीय दल की अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ से चीनी दल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक हांग लियांग कर रहे हैं। 2012 के बाद अब तक इस कार्यतंत्र की 14 बैठकें हो चुकी हैं। अंतिम बैठक जुलाई 2019 में हुई थी। आपको याद दिला दें कि डोकलाम विवाद में डब्ल्यूएमसीसी की भूमिका बहुत ही इफ़ेक्टिव थी। मित्रों, इस डिस्कशन में आपको ध्यान में क्या रखना है? डब्ल्यूएमसीसी क्या है, इसका गठन कब हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था, उस समय का भारत का एनएसए कौन था, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से डब्ल्यूएमसीसी का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी प्रभाविता क्या है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? पहला बागजान असम, पनागुड़ी तमिलनाडु, तातीपाका आंध्र प्रदेश, बरौनी बिहार। दिए गए कूट में कौन सा सही है? हम इसके उत्तर पर विचार करें इससे पहले हम इससे रिलेटेड आर्टिकल को एक नज़र में देख लेते हैं। हाल में असम के तिनसुकिया जिले में बागजान तेल क्षेत्र में गैस के कुएं में आग लग गई थी। इसी न्यूज़ में एक शब्द आया था, ब्लो आउट। आइए जानते हैं ब्लो आउट का अर्थ क्या है। देखो, तेल और गैस क्षेत्र में जब कभी कुएं के अंदर दबाव अधिक हो जाता है तो उसमें अचानक से विस्फोट हो जाता है और कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस अनियंत्रित तरीके से बाहर निकलने लगती है। इसी को ब्लो आउट कहते हैं। न्यूज़ में जब इस तरह के शब्द आएँ तो उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक तकनीकी शब्द होते हैं और वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। न्यूज़ में आई ऐसी लोकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। परीक्षाओं में इस तरह से पूछ दिया जाता है। आइए प्रश्न पर देखते हैं। बागजान असम, ये तो क्लियर हो गया। पनागुड़ी तमिलनाडु का है। यह तिरुनेलवेली जिले में स्थित एक कस्बा है। पनागुड़ी विशेष रूप से पवन चक्की और इसरो के रॉकेट इंजन प्लांट के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार तातीपाका आंध्र प्रदेश से है, यहाँ तेल शोधन कारखाना है, और बरौनी बिहार में है। इस प्रकार से सभी युग सुमेलित हैं। इस ऑप्शन में विकल्प है डी, सभी सुमेलित हैं। आइए एक शॉर्ट नोट पेट्रोलियम पर देख लेते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का एक यौगिक है। पेट्रोलियम तीनों अवस्था ठोस, तरल, गैस रूप में पाई जाती है।
यह सागरीय अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में सबसे पहले 1860 में असम के मार्गेरिया में तेल खोजा गया था और भारत में सबसे पहले तेल कुएं की खुदाई सन 1867 1867 में असम के माकूम क्षेत्र में की गई थी। इसी पर एक सीधा सीधा प्रश्न यूपी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। 4 विकल्प थे। ए डिगबोई, बी माकूम, सी नरकटिया, डी लकवा। इसका उत्तर तो बी माकूम है, लेकिन आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी माकूम ही दिया था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए कर दिया गया था, जो कि गलत है। आपको गलत नहीं याद रखना है। हो सकता है 2013 में उन्होंने गलत कर दिया हो। अन्य परीक्षाओं में अगर आप पूछा जाए तो आप माकूम को ही लगाइए। यूपी में भी हो तो आप माकूम को ही लगाइए, गलत पर मत जाइए। डिगबोई क्षेत्र में तेल की खुदाई 1889 में हुई थी। आज़ादी के बाद 1953 तक असम का डिगबोई क्षेत्र देश का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र था। यह भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। असम के तेल क्षेत्रों में डिगबोई, नहरकटिया, हगरीजान, मोरान व सुरमा नदी घाटी प्रमुख है। हगरीजान मोरान क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हाल में समाचार सुर्खियों में रहे अनीता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1. यह अंतरिक्ष रोबोट है। दूसरा, इसकी डिजाइन इसरो द्वारा की गई है। तीसरा, यह एक रेडियो दूरबीन है। चौथा, इस उपकरण का उपयोग गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसी प्रश्न के साथ जोड़कर एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, न्यूट्रिनो के विशेष गुण निम्नलिखित में से कौन है? पहला, द्रव्यमानहीनता, मासलेस। दूसरा, विद्युत उदासीन। तीसरा, प्रबल रूप से क्रियाशील। प्रश्न की बेहतर समझ के लिए आइए हम पहले आर्टिकल पर एक नज़र डाल लेते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं अनीता क्या है। अनीता एक रेडियो टेलीस्कोप है। इसका पूरा नाम अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना है। इस रेडियो टेलीस्कोप का काम क्या है? इसका काम ब्रह्मांड से आने वाले अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रॉनों का पता लगाना है। कहाँ स्थापित किया गया है? इसके नाम से ही जैसा स्पष्ट है, अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। यह अंटार्कटिका में पृथ्वी की सतह से 37 किलोमीटर ऊपर हीलियम के बैलून के साथ है। देखिए ये है सतह, यहाँ से 37 किलोमीटर ऊपर ये हीलियम का बैलून है। इसके साथ यह जुड़ा हुआ अनीता है। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? इसकी डिजाइन नासा ने की है। इस प्रकार अनीता एक डिटेक्टर रेडियो टेलीस्कोप है जिसे न्यूट्रॉनों का पता लगाने के लिए अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। आइए न्यूट्रिनो के बारे में जानते हैं। न्यूट्रिनो क्या है? आखिर ये वैज्ञानिकों के कौतूहल का विषय क्यों है? न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूट्रिनो नाम दिया गया है। इनका मास इलेक्ट्रॉन के मास का 0.05% से भी कम होता है, लगभग शून्य। अपने इसी कम मास की वजह से ये अनरिएक्टिव पार्टिकल हैं। ये ब्रह्मांड में प्राचुर रूप से विद्यमान है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में प्रति सेकंड 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो गुजर जाते हैं। अपने शून्य मास की वजह से किसी एटम से गुजरते हुए ये न्यूट्रिनो किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं करते हैं। अभी तक न्यूट्रिनो के 3 रूप जाने जा सके हैं। ये न्यूट्रिनो इन्हीं रूपों में दोलन करते हैं। न्यूट्रिनो
यूनिवर्स के मोस्ट फ्रिक्वेंट पार्टिकल्स हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण न्यूट्रिनो वैज्ञानिकों के आकर्षण का विषय हैं। न्यूट्रिनो को लेकर वैज्ञानिक शोध इस पर केंद्रित है, क्या होता जब अगर न्यूट्रिनो में पर्याप्त ऊर्जा होती, वे पदार्थ के साथ इंटरेक्शन करते, हर चीज़ सीधे से गुजरने के बजाय वो परमाणुओं को तोड़ते और एक नए माध्यमिक कण पैदा होता। यदि आज वैज्ञानिक ये पता लगाने में कामयाब हो जाए कि क्या ये न्यूट्रिनो भी टूटते हैं, तो ब्रह्मांड में उनके आने के स्रोत का पता लगाया जा सकेगा। यदि यह हो सका तो हम यकीनन यह कह सकने की स्थिति में हो सकेंगे ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ और बेहतर हुई है। अब तक अनीता के 4 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। पहला अनीता का वर्जन 2006 में लॉन्च किया गया था, दूसरा वर्जन 2008 में और तीसरा 2014 में। इस समय जो वर्जन है वह 2016 में लॉन्च किया गया था। आइए जानते हैं न्यूट्रिनो क्यों खबरों में है और अनीता क्यों खबरों में है। हाल ही में अनीता का उपयोग करने वाले नासा के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिक के बर्फ में न्यूट्रिनो की असमान ऊर्ध्वाधर गति का पता लगाया, जो शोधकर्ताओं के अनुसार समानांतर ब्रह्मांड का प्रमाण हो सकता है। स्लाइड की सभी बातों को तो मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार आप स्लाइड को देख लें, उसके बाद हम फिर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न देखिए, यह एक अंतरिक्ष रोबोट है। गलत। इसकी डिजाइन इसरो द्वारा की गई है। गलत। इसकी डिजाइन अनीता की डिजाइन नासा द्वारा की गई है। यह एक रेडियो दूरबीन है। सही। इस उपकरण का उपयोग गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। चौथा कथन भी गलत। अनीता को अंटार्कटिका में पृथ्वी की सतह से 37 किलोमीटर ऊपर हीलियम बैलून के साथ न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया है। इसलिए इन चारों कथनों में पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, सिर्फ तीसरा सही है। आइए विकल्प देखते हैं। उत्तर ई केवल 3। अब न्यूट्रिनो के विशेष गुण पर विचार कीजिए। यह मासलेस है। सही। इसका मास इलेक्ट्रॉन का 0.05% से भी कम है। ठीक है। दूसरा, यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सही। यह प्रबल रूप से क्रियाशील है। गलत। उसमें इतनी ऊर्जा ही नहीं होती, इतना मास ही नहीं होता कि वह जिस भी एटम से गुजरे उसके साथ किसी प्रकार का इंट्रैक्शन कर सके। अगर वह इंट्रैक्शन करेगा, तोड़फोड़ होगी, विखंडन होगा, जो ऐसा न्यूट्रिनो के संबंध में नहीं है। अतः उत्तर ए 1 और 2 ही सही हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मातृभूमि की स्थापना 1924 में त्रावणकोर में वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले स्वतंत्रता सेनानी केपी केशव मेनन ने की थी। दूसरा कथन है, मातृभूमि एक तमिल समाचार पत्र है जो तमिलनाडु से प्रकाशित होता है। यह तमिलनाडु में दैनिक रूप से पढ़ा जाने वाला एक व्यापक अखबार है। तीसरा, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर नाटाला कांग्रेस के सचिव थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न की बेहतर समझ के लिए आइए हम इससे संबंधित आर्टिकल पर एक नज़र डाल लेते हैं। हाल में राज्यसभा के
सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमपी वीरेंद्र का निधन हो गया, जिस पर राष्ट्रपति सहित देश के तमाम राजनीतिज्ञों ने अपना शोक व्यक्त किया। आइए संक्षिप्त जानकारी एमपी वीरेंद्र कुमार के बारे में जान लेते हैं। वीरेंद्र कुमार मार्च 2018 में केरल से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। वीरेंद्र कुमार भारतीय राजनीतिक लेखक और पत्रकार थे। वह 14वीं लोकसभा के भी सदस्य थे। उनके संबंध में विशेष उपलब्धि है, वो मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। वीरेंद्र कुमार जी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। एक संक्षिप्त जानकारी मातृभूमि के बारे में। मातृभूमि मलयालम समाचार पत्र है जो केरल से प्रकाशित होता है। यह केरल में दैनिक रूप से पढ़ा जाने वाला दूसरा सबसे व्यापक अखबार है। इसकी स्थापना 1924 में त्रावणकोर में वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले स्वतंत्रता सेनानी केपी केशव मेनन ने की थी। एक शॉर्ट नोट वैकोम सत्याग्रह के बारे में लेते हैं। वैकोम सत्याग्रह 1924 में केरल में चलाया गया था। यह उस समय त्रावणकोर की रियासत का एक गांव था। प्रश्न है, यह वैकोम सत्याग्रह क्यों चलाया गया? दरअसल उस समय केरल में मंदिर प्रवेश में निम्न जातियों का प्रवेश वर्जित था। उस समय केरल की एझावा और पुलाया, जो केरल की निम्न जाति थी, मंदिर में प्रवेश करना चाहती थी, जिसका केरल के सवर्ण हिंदुओं ने विरोध किया। इससे केरल में मंदिर प्रवेश के लिए एक आंदोलन उठा। उसका नेतृत्व नारायण गुरु, एन कुमारन, टी केशव माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने किया। इस आंदोलन को मिलते जन समर्थन को देख तत्कालीन कांग्रेस कमेटी ने भी इसमें प्रतिभाग का निर्णय लिया। उस समय केरल के कांग्रेस नेता केपी केशव मेनन और ईवी रामास्वामी आंदोलन से जुड़ गए। 1925 में गांधी जी त्रावणकोर की यात्रा में इस आंदोलन का समर्थन किया, जिसका परिणाम यह हुआ, गांधी जी ने त्रावणकोर की महारानी से मंदिर प्रवेश के लिए समझौता किया। इसी समय केपी केशव मेनन ने मातृभूमि नामक मलयालम समाचार पत्र की स्थापना की। आइए पुनः प्रश्न पर विचार करते हैं। कथन: मातृभूमि की स्थापना 1924 में त्रावणकोर में वैकोम सत्याग्रह के नेतृत्व करने वाले स्वतंत्रता सेनानी केपी केशव मेनन ने की थी। पहला कथन सत्य है। मातृभूमि तमिल समाचार पत्र है जो तमिलनाडु से प्रकाशित होता है। यह तमिलनाडु में दैनिक रूप से पढ़ा जाने वाला दूसरा सबसे व्यापक अखबार है। देखिए, ये कथन भी गलत है, जैसा भी चर्चा से स्पष्ट हुआ। अगर तीसरा कथन सही है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की थी। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। अतः विकल्प में बी सही है, 1 और 3 सही हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, हाल में समाचार सुर्खियों में रहे पाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, पाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। बी, यह लैरी क्रेमर द्वारा लिखित नवीनतम उपन्यास है। प्रश्न, हाल में समाचार सुर्खियों में रहे पाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, पाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। बी, यह लैरी क्रेमर द्वारा लिखित नवीनतम उपन्यास है। सी, यह एक नया कंप्यूटर मालवेयर है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? यह कौन से कथन सही हैं? ए, 1 और केवल 2, बी, केवल 2, सी, 1 और 3, डी, केवल 3, ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न की बेहतर समझ के लिए आइए हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं। पाई एक चैटबॉट है जिसको 24x7 इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता टेक्स्ट या आवाज़ के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने के लिए उपयोगकर्ता रुपए
NPCI और UPI के वेबसाइटों का उपयोग करेंगे। वर्तमान में पाई अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है। जल्द इसे अन्य भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस चैटबॉट को बंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोर ओवर ने बनाया है। एक संक्षिप्त जानकारी राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। NPCI भारत में रिटेल पेमेंट से संबंधित कार्य करता है। इसे RBI द्वारा प्रमोट किया जाता है। इसकी स्थापना 2008 में एक NGO के रूप में की गई थी। भारत के स्वदेशी पेमेंट कार्ड रुपए के विकास में NPCI की भूमिका महत्वपूर्ण थी। NPCI द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं निम्नलिखित हैं। पहली, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत QR कोड, भीम, IMPS, फास्टैग, रुपए, UPI। अब पुनः प्रश्नों पर विचार कीजिए। पाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। सही। यह लैरी क्रेमर द्वारा लिखित नवीनतम उपन्यास है। नहीं। लैरी क्रेमर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लैरी क्रेमर एक अमेरिकी लेखक, नाटककार और फिल्म निर्माता थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। लैरी क्रेमर की विशेष उपलब्धि 1990 के दशक में अमेरिका में उभरे एड्स के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की वकालत। उनके द्वारा चलाए गए इस आंदोलन की वजह से अमेरिकी स्वास्थ्य नीति को एक नया आकार मिला। बैंक, SSC जैसे एग्ज़ामों में लैरी क्रेमर के बारे में पूछा जा सकता है कि लैरी क्रेमर कौन है। पाई नया कंप्यूटर मालवेयर नहीं है, ये भी हो गया। अब ऑप्शन देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2। नहीं, अगर आपने अभी देखा होगा तो कथन सिर्फ आपका 1 सही है। यहाँ पर अगर आप कूट पर ध्यान दीजिए तो कथनों पर सबके साथ है, तो 1, 2, 1 अकेला कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ई सही है। अगला प्रश्न है, अभी हाल में खबरों में रहे खुडोल का उल्लेख निम्नलिखित किस रूप में किया जाता है? ए, कोविड-19 के लिए संभावित टीके के रूप में, बी, मणिपुर में स्थित NGO के रूप में, सी, या ऑल NGO द्वारा शुरू की गई एक क्राउड फंडेड पहल के रूप में, डी, कुछ जंगली आक्रामक प्रजातियों के रूप में। यहाँ ध्यान दीजिए, क्राउड फंडेड का मतलब है लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया कोष। आइए इस प्रश्न से संबंधित आर्टिकल देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मणिपुर की खुडोल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 110 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ऑन यूथ द्वारा शामिल किया गया। एक संक्षिप्त जानकारी खुडोल के रूप में लेते हैं। खुडोल वास्तव में एक इनिशिएटिव जिसे मणिपुर की इम्फाल में स्थित NGO या आल द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से इफेक्टेड जो समाज का वर्नेबल सेक्शन है, जैसे दैनिक मजदूरी कमाने वाले, बच्चे, LGBTQI समुदाय के लोग, HBI से प्रभावित लोग और दिव्यांगों आदि जैसे लोगों को भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता की आवश्यकता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई। इस पहल में लोगों द्वारा कोष इकट्ठा किया जा रहा है, इसी को क्राउड फंडिंग कहते हैं। इस पहल के तहत या आल ने 2000 परिवार के लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए 100 वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार की है। यह आल के बारे में जान लेते हैं। यह आल मणिपुर में इम्फाल आधारित NGO है, जिसे 2017 में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक सदम हंजबम हैं। ये याद रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला आर्टिकल है रोजगार सेतु योजना के संबंध में। प्रश्न है,
रोजगार सेतु योजना का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। उत्तर है मध्य प्रदेश। यह पूरी तरह से वन लाइनर क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों को आर्टिकल से रिलेटेड पॉइंट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसे मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के छात्र इसके पॉइंट का उपयोग प्रवासी मजदूर की समस्या को हल करने में और निबंध में भी कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं स्लाइड चला देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। मित्रों, आज के डिस्कशन में आपने यह नोटिस किया होगा कि पहले मैं फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आर्टिकल को डिस्कस करता हूँ। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि जब भी आप किसी न्यूज़ को पढ़ें तो एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ें। आई होप कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।